बिन बुलाए जब कोई मेहमान घर में आ जाए, चाय नाश्ता तो ठीक पर जब दिन बिताए, मन में उठता एक ही सवाल दबे लफ्जों में कहने को जी चाहे, अतिथि तुम कब जाओगे ये कौन बताए। नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे अतिथि तुम कब जाओगे इस मज़ेदार विषय पर। लेकिन पहले ये समझते हैं कि अतिथि का मतलब क्या होता है। संस्कृत में अतिथि का अर्थ होता है जो बिन बताए आए। पुराने समय में कहा जाता था अतिथि देवो भव, यानी अतिथि भगवान के समान होते हैं। लेकिन जब अतिथि ज़रूरत से ज़्यादा दिन रुक जाए तो वो भगवान के स्वरूप नहीं होते। अब तो चलिए शुरू करते हैं एक नया वीडियो क्लास 9 चैप्टर 3 स्पर्श किताब से। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शरद जोशी जी ने लिखी है। शरद जोशी जी के यहाँ एक मेहमान आते हैं जो आ तो जाते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। यह एक व्यंग कहानी लेखन है। तो सबसे पहले जानते हैं शरद जोशी जी के बारे में। शरद जोशी जी का जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में 21 मई 1931 को हुआ। इनका बचपन कई शहरों में बीता। कुछ समय तक यह सरकारी नौकरी में रहे, पर इन्होंने लेखन को ही आजीविका के रूप में अपना लिया। इन्होंने आरंभ में कुछ कहानियाँ लिखी, पर फिर पूरी तरह व्यंग लेखनी करने लगे। इन्होंने व्यंग लेख में व्यंग उपन्यास, व्यंग कालम और अतिरिक्त हास्य व्यंगपूर्ण धारावाहिकों को पटकथाएं और संवाद भी लिखे। हिंदी व्यंग को प्रतिष्ठा दिलाने वाले प्रमुख व्यंग्यकारों में शरद जोशी जी भी एक हैं। शरद जोशी की प्रमुख व्यंग कृतियाँ परिक्रमा, किसी बहाने, जीप पर सवार, इल्लियाँ, तिलिस्म, रहा किनारे बैठे, दूसरी सतह प्रतिदिन, 2 व्यंग नाटक हैं, अंधों का हाथी और एक था गधा। एक उपन्यास है मैं केवल मैं उर्फ कमल मुख बीए। शरद जोशी की भाषा अत्यंत सरल और सहज है। मुहावरे में हंस परिहास का हल्का स्पर्श देकर इन्होंने अपनी रचनाओं को अधिक रोचक बनाया है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। अतिथि तुम कब जाओगे अतिथि, आज तुम्हारे आगमन का चतुर्थ दिवस है। यह प्रश्न बार बार मन में घूम रहा है। तुम कब जाओगे अतिथि। लेखक कह रहे हैं कि उनके लेखक के घर उन मेहमान आ गए, लेकिन वह जाने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन लेखक के मन में बार बार यह घूम रहा है कि आज मेहमान के आने का चौथा दिन हो गया, लेकिन वह जाने का नाम नहीं ले रहे। तुम जहाँ बैठे हो निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। लेखक कह रहे हैं कि तुम जहाँ बैठे हो निसंकोच, यानी तुमको शर्म नहीं आ रही है, यानी तुमको लाज नहीं लग रहा, शर्म नहीं आ रही है और तुम सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो। उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है, देख रहे हो ना। इनकी तारीखें अपनी सीमा में नर्मता और से फड़फड़ाती रहती हैं। लेखक कह रहे हैं कि देख तो रहे हो कैलेंडर का कैसे अपने तारीख में बढ़े जा रहा है। आज तुम्हारा चौथा दिन हो गया। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। लेखक कह रहे हैं अपने अतिथि से, विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें कैलेंडर से बदल रहे। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है, तुम्हारे सतत यह चौथा भारी दिन है, पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम आए उस दिन हम लोगों ने उच्च माध्यम यानी बड़े आदमी के यहाँ जो खाना बनता है वैसे खाना हमने खिलाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियां और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन में मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। लेखक कह रहे हैं कि जिस दिन तुम आने वाले थे उस दिन हम लोग उत्साह में थे। तुम्हें स्मरण होगा यानी तुम्हें जानकारी होगी कि सब्जियों की रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम मीठा भी बनाए थे। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी। आशा क्या थी? लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन किसी तुम रेल यानी तुम जिस दिन आए हो उसके अगले दिन ही रेल पकड़ के और शानदार मेहमान नवाजी की छाप यानी
अच्छे तरीके से तुम चले जाओगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे। यानी लेखक कह रहे हैं कि हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे पर तुम नहीं मानोगे। हम लोगों ने यही सोचा था, लेखक ये कह रहे हैं, और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओ। पर ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान के लिए घर में ही बने रहे। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। यानी लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न रहे, यानी खुश रहे। स्वागत सत्कार जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहां से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी लेखक कह रहे हैं कि दूसरे दिन भी हम पीड़ा थी लेकिन प्रसन्न रहे, और स्वागत सत्कार जिस उच्च बिंदु की हम तुम्हें ले जा चुके थे, यानी उच्च स्तर में ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर में भोजन को लंच में तब्दील किया। यानी लेखक जो रोज़ भोजन करते थे उसे अच्छे तरीके से लंच में तब्दील कर दिया और रात्रि में तुम्हें सिनेमा दिखाया। यानी लेखक ने अतिथि को रात में, यानी अपने मेहमान को रात में सिनेमा दिखाया। हमारे सत्कार में यह आखिरी छोर है जिससे से आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावविनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। जो अतिथि था वो लेखक से कहता है कि मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह अज्ञात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तुम्हारे समीप की वेला एकाएक यो रबर की तरह खींच जाएगी। इसका मुझे अनुमान न था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होते। लेखक कह रहे हैं कि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि अतिथि जो होते हैं वो सदैव देवता नहीं होते। वह मानव और थोड़े अंशों पे राक्षस भी हो सकते हैं। यानी लेखक कह रहे हैं कि वह उस दिन से सोच लिए कि वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएगा, मैंने कहा। लेखक कह रहे हैं कि किसी लॉन्ड्री पर दे देते, जल्दी धुल जाएगा। मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। कहाँ है लॉन्ड्री? चलो चलते हैं, मैंने कहा। यानी लेखक कह रहे हैं कि चलो चलते हैं। अपनी सहज बनियान और औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। मेरी पत्नी की आंखें एक बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसे आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। यानी लेखक कह रहे हैं कि अपने पत्नी का गुस्सा एकाएक देख वह यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। पर जब वे आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिनों ठहरेगा, और आशंका निर्मूल नहीं थी। अतिथि तुम जा नहीं रहे। लॉन्ड्री के दिए कपड़े धुलकर आ गए। तुम यहीं हो। तुम्हारे भरक्कम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीके पड़कर अब लुप्त हो गई। यानी लेखक कह रही कि तुमको देखकर जो मुस्कुराहट पहले पैदा हो रही थी वो अब सब लुप्त हो गई। यानी अब मुस्कुराहट नहीं बनती। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इसी कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। यानी लेखक कह रहे हैं कि जो ठहाका हम लोग लगाते थे कल तक वह आज नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत में उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी।
अब इसे न तुम हिला रहे हो न मैं। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रकारिता के पन्ने पलट रहे हो। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। यानी लेखक कह रहे हैं कि हमने ये सब में चर्चा कर ली, लेकिन अब चुप्पी है। सौहार्द में अब सने सने बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। भावनाएं गलियां का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे। किस अदृश्य गोद पर में तुम्हारा व्यक्तित्व यह चिपक गया। मैं इस भेद को सब परिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। यानी लेखक की पत्नी कह रही है कि कब तक टिकेंगी ये। मैंने कंधे उचाक कर दिए, क्या कह सकता हूँ। मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। सत्कार की उष्मा समाप्त हो रही थी। डिनर में चले थे, खिचड़ी पर आ गए। लेखक कह रहे हैं हम तो डिनर पर चले थे, लेकिन अंत में खिचड़ी में आ गए। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम में स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक कह रहे हैं कि शराफत भी कोई चीज होती है और एक शब्द है गेट आउट, ये शब्द भी कहा जा सकता है। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएंगे वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। यानी आशा है कि वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। यानी लेखक कह रहे हैं कि यानी तुम जितना अब रुके तो रुक गए हो, लेकिन जो अब अगली सुबह होगी तो अपने घर प्रस्थान करने के लिए जाओगे। मेरी सहनशीलता की वहाँ अंतिम सुबह होगी। यानी लेखक कह रहे हैं जो मैं अभी तक सहा हूँ वो सह चुका हूँ, लेकिन अब जो अगली सुबह होगी अंतिम मेरी सहनशीलता रहेगी। उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है। तुम लौट जाओ अतिथि, इसी पर तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। यानी लेखक कह रहा है सहनशीलता की वह अंतिम सुबह हो गई। यानी उस दिन से मैं सहनशीलता छोड़ दूंगा और मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ। लेखक कह रहा है मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। लेखक कहते हैं कि जो देवता होते हैं वो अधिक देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाते हैं, यानी जो भगवान भी होते हैं वो दर्शन देकर लौट जाते हैं। तुम लौट जाओ अतिथि, यानी लेखक कह रहे हैं तुम अब लौट जाओ। अपने बिस्तर को गोलाकार रूप में नहीं प्रदान करते हो तो हमें उपवास तक जाना होगा। यानी लेखक कह रहे हैं कि अब तुम अगर न जाओगे तो हमें उपवास करना पड़ेगा। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं, यानी तुम्हारे और मेरे संबंध अब लड़ाई की ओर गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हें यह अच्छा लग रहा है ना। मैं जानता हूँ दूसरों को यह अच्छा लगता है। लेखक कह रहे हैं तुम्हें भले अच्छा लग रहा हो,
मैं जानता हूँ दूसरों को यहाँ अच्छा लगता है, यानी दूसरों को कहीं भी जाना अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर के महत्व के गीत इसी कारण गाए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने न दौड़े। तुम्हें यह अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि शराफत भी कोई चीज़ होती है।